नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी दिमाग से। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया रीजनिंग के, जिसके बिहाफ पे अब आप शायद ये चीज़ कर पा रहे होंगे कि सर क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है और उसको देखते ही हम क्वेश्चन को हार्डली 10.5 से 15 से 20 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसी कड़ी का सबसे अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर जब भी नाम आता है तो कैलेंडर का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ चलती है कि कैलेंडर है क्या। ठीक है, तो कैलेंडर है क्या, तिथि, माह और वर्ष से मिलकर जो एक प्रोफार्मा हमारे सामने आता है, चाहे उसको हम पेपर पे देख लें, चाहे हम उसको मोबाइल पे देख लें, चाहे उसको हम सिस्टम पे देख लें, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर। तिथियों की गणना करना। ठीक है, तो जब कैलेंडर आता है सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कैलेंडर है क्या, या कैलेंडर को खोजा किसने था, या हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी शुरू होती है। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर की खोज ग्रेगोरियन ने की थी। ठीक है, किसने किया था, ग्रेगोरियन ने किया था। इन्हीं के नाम पे ही आज जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कैलेंडर जो हम फॉलो करेंगे अपने इस टॉपिक पे, हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करेंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर। बाकी कैलेंडर काफ़ी सारे होते हैं, विक्रम संवत भी होता है, यूनानी कैलेंडर भी होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो किसको फॉलो करेगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करें। ठीक है, तो अब जैसे हमें ये पता चल गया कि कैलेंडर की खोज किसने की थी, या हम जो कैलेंडर फॉलो करेंगे वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करेंगे, तो चलिए जरा पहले ये देख लिया जाए कि कैलेंडर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। देखिए, तो कैलेंडर 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे किससे, सबसे पहले इस कड़ी में आता है डेट, है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दिनांक। दूसरा क्या होता है, डे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दिन। ठीक है, तीसरा आपका होता है वीक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सप्ताह। चौथा आपका होता है मंथ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं माह। और पांचवा और आखिरी जो आपका होता है ईयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ष। तो कैलेंडर कोई भी आपका होगा तो इन 5 चीज़ों से मिलकर बनेगा। किससे किससे, डेट, डे, वीक, मंथ एज वेल एज ईयर। ये पांचों चीज़ें जिस भी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, टेबुलर फॉर्म में लिया गया डेटा जिसमें पांचों चीज़ें अवेलेबल होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोल देते हैं। अब जरा ये देख लेते हैं कि डेट, डे, वीक, मंथ और ईयर हम लोग कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है डेट की। तो डेट किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, इन अ मंथ डिजिट्स बिटवीन 1 to 31, हिंदी में क्या कहेंगे, किसी भी माह में 1 से लेके 31 तक के जो अंक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेट कह देते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू डे। डे किसे कहते हैं, टाइम इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटों का जो समयांतराल फॉलो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, दिन कह देते हैं। ठीक है, वीक की अगर बात करते हैं तो वीक किसे कहते हैं, वीक हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सप्ताह या वीक कह देते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू मंथ। मंथ किसे कहते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ अ ईयर, किसी भी वर्ष का जो 12वां भाग होगा वो कहलाता है माह। क्यों, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ डेज नहीं बोलते हैं, क्योंकि डेज में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वीक्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार 4 वीक्स होते हैं, कई बार 5वां वीक उसमें इंप्लीमेंट हो जाता है। तो इसलिए हम एक चीज़ बोलेंगे क्या, कि 1/12 ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर, किसी भी वर्ष का जो 12वां भाग होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मंथ कह देते हैं। नाउ कम्स टू ईयर। ईयर किसे कहते हैं भाई, ईयर हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ
12 मंथ्स, हिंदी में कहते हैं 12 महीनों का जो एक समूह होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ईयर कह देते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन से दैट कि कैलेंडर ये जो पांचों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो कैलेंडर पर्टिकुलरली जो पांचों चीज़ें मिलकर बना है उनमें हम किस किस चीज़ को क्या वैल्यूज़ बोलते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पता चल चुकी है। बोलिए, यहाँ तक फंडा क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कैलेंडर की, कि ईयर्स के बारे में हमें पता चलना जरूरी है कि ईयर कितने तरह के होते हैं या क्या क्या चीज़ें इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए ईयर की जब भी बात आती है हमेशा ध्यान रखेंगे कि ईयर आपके होते हैं, वर्ष आपके होते हैं कितने तरीके के, 2 तरीके के। एक जिसको हम बोलते हैं जनरल ईयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य साधारण वर्ष। ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर। हिंदी में इसको हम लीप वर्ष भी कह देते हैं और कभी कभी इसका नाम अधिवर्ष करके भी लिखा होता है। ठीक है, तो अब ये जनरल ईयर या लीप ईयर है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि कैलेंडर पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस टर्म पे कि जो ईयर वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो ईयर जनरल है या फिर लीप है। समहाउ कहीं ना कहीं वो आपस में चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखते हैं कि भैया जनरल ईयर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे जनरल ईयर, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। एक कंडीशन में लिख देता हूँ इधर जनरल के लिए और दूसरी कंडीशन लिख देता हूँ लीप के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या, सबसे पहली कंडीशन जनरल ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन। ठीक है, अब ये 365 और 366 दिन का फंडा क्या है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान रखेंगे क्या कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पूरा एक राउंड लेने में वो टोटल मिला के कितने दिन लेती है, 365 सही 1/4 दिन। हम ये भी कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे, इतना समय लगता है पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में सूर्य का। तो इसी कैलकुलेशन को, ये जो ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं कि हम पूरे 1 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर 365 सही 1/4 दिन लग रहा है और 4 साल में जाके पर्टिकुलरली टोटल कितने बढ़ेंगे, 6 घंटे करके 24 घंटे। तो इसका मतलब हर चौथा जो वर्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। हर चौथे वर्ष में जाके पर्टिकुलरली 1 दिन आपका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 365 दिन तो हम कहते हैं, लेकिन 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे 6 घंटे करते हुए अगले 4 वर्षों में 1 दिन आपका टोटल बढ़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर जो चौथा वर्ष होता है लीप वर्ष होता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर मैं ये बोल दूं कि हर चौथा वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन जनरल कहते हैं कि चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। कहां वो नहीं होगा उसको हम लोग आगे समझेंगे। दूसरी कंडीशन, 365 दिन होते हैं तो इसमें जो फरवरी आपकी होती है वो कितने दिन की होती है, 28 की, और इसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होती है, 29 दिनों की। दूसरी कंडीशन, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी ईयर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ईयर जो दिया गया है वो जनरल ईयर है या फिर वो लीप ईयर है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, किसी भी ईयर को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। अगर 4 से विभाजित करने पर वह पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता है, वह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, कुछ ना कुछ में शेष जरूर बच जाता है, तो वो कौन सा ईयर कहलाता है, सामान्य वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं लीप ईयर्स की। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे ये पूरी तरह से डिवाइड कर जाता है, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है। अब यहां से कहानी समझ में आती है कि सर अगर मुझसे पूछा जाए कि 1921 ये लीप ईयर है, जनरल ईयर, तो क्या मुझे सब कुछ पर्टिकुलरली 4 से डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं। देखिए, नंबर सिस्टम मैथ्स में आपको सिखाया जाता है क्या कि जब भी कभी किसी ईयर को ये चेक करना है, किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को चेक करना पड़ता है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1921 में लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 21। तो अगर 21 आपका 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो ये कहलाएगा लीप वर्ष। अगर इसमें कुछ भी आपका शेष बच जाएगा तो ये कहलाएगा सामान्य साधारण वर्ष। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे ईयर्स को 4 से डिवाइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, नहीं है तो वह सामान्य साधारण वर्ष है। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल देखा जाए, जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया 1921,
अब देखिए इसको 4 से डिवाइड करिए, 21 लास्ट में है, 4 से डिवाइड करने पे पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ईयर होगा? सामान्य वर्ष या जनरल ईयर। ठीक है, और बताइए 2023 चेक करिए, 2023 लास्ट में कितना है? 23 को 4 से डिवाइड किया, पूरी तरह से डिवाइड हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सा ईयर? जनरल ईयर। और देखते हैं 1906, बताइए 4 से डिवाइड करिए इसको, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 6, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। कुछ भी रिमाइंडर बच जाएगा, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ भी रिमाइंडर बच जाएगा, तुरंत समझ जाइए कि कौन सा ईयर होगा? जनरल ईयर। नाउ कम्स टू लीप ईयर। अगर हम लीप ईयर की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1920, चेक करिए लास्ट की 2 डिजिट कितनी? 20। अगर 20 लिखा हुआ है तो क्या ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, अगर हो जाएगा तो ये कौन सा ईयर हुआ? लीप ईयर। ऐसे ही आप देखिए 2032, बोलिए लास्ट की डिजिट कितनी? 32, लास्ट की 2 डिजिट 32, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ईयर आपका जनरल ईयर है या कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है। ऐसे देखिए 2024 वो भी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो सबसे पहले दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि जनरल ईयर को हम कैसे पहचानते हैं और लीप को कैसे पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसमें हमें सिर्फ यही पहचानना होता है, सिर्फ यही पता करना होता है कि कौन सा ईयर जनरल है या कौन सा ईयर लीप ईयर है। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई सभी को? बोलिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक चीज और ध्यान रखते हैं कि ईयर और भी 2 तरीके के होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। इनको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। तो आइए पहले इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। सेंचुरी ईयर जिसको हिंदी में हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई? ये कौन सा नया फंडा आ गया कि सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? ठीक है, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे ईयर्स जो भी आपको दिए जाते हैं उनकी भी 2 कैटेगरी होती है, एक जिसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं, दूसरे को हम नॉन सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अब सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष। जैसे नाम से क्या लग रहा है? शताब्दी। शताब्दी मतलब जो 100 वर्षों के बाद है। ठीक है, तो सेम कहानी, ऐसा कोई भी ईयर जिसकी लास्ट की 2 डिजिट में 00 इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई भी ईयर जिसकी लास्ट की 2 डिजिट में 00 इन्वॉल्व हो, यह कहलाता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोला? अशताब्दी वर्ष या नॉन सेंचुरी ईयर। अब ये कौन सा क्या होता है भाई? नॉन सेंचुरी ईयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अशताब्दी वर्ष। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अशताब्दी वर्ष। ठीक है, तो ये अशताब्दी वर्ष क्या होता है? इस ईयर के अलावा जो ईयर लास्ट की 2 डिजिट में 00 है, अगर उनके अलावा कोई भी मैं ईयर ले लूं तो वो सारे नॉन सेंचुरी तो कहलाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिया 1600, है ना, तो मैं कह दूं कि 1601 से लेके 1699, बोलिए 1601 to 1699, ये सारे नॉन सेंचुरी की कैटेगरी में ही तो है, क्योंकि इनकी लास्ट की 2 डिजिट में 00 नहीं है। ऐसे में ये भी तो कह सकता हूं भाई 1701 to 1799, बोलिए क्या ये भी नॉन सेंचुरी के अंदर है? ऑब्वियसली है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है आपको कि लीप ईयर जब हम पता करते हैं तो इसका 2 फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट? पहला फॉर्मेट, जब भी कभी नॉन सेंचुरी ईयर दिया जाएगा, अशताब्दी वर्ष दिया जाएगा, तो इसके लिए तो जो फंडा भी आपने वहां लिखा हुआ है कि इसको पता करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? बोलिए 4 से डिवाइड करते हैं। किसको? अशताब्दी वर्ष, जिस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट में 00 ना। बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है और ये ऐसी गलतियां हैं जो आप हमेशा करके वहां पे चले जाते हैं एग्जाम में, बट वहां पे आपको समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा कंसेप्ट क्या बता रहा हूं। कंसेप्ट मैंने ये बताया कि कोई भी ईयर अगर आपका नॉन सेंचुरी है, अशताब्दी है, तो उसको चेक करने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, वो भी किसको? सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर्स की, ध्यान दीजिएगा भाई, जब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर्स की तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसको किससे डिवाइड करना है? हमें
इसको किससे डिवाइड करना है? 400 से। तो अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा जनरल ईयर है। उसी तरीके से अशताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करना? हमेशा 4 से डिवाइड करना है, यह पता करने के लिए कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा जनरल ईयर है। तो यह चीज अगर आपको समझ में आ पाएगी भाई, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो एग्जाम में पिछले 3-4 सालों में हमसे कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। बोलिए, ये फंडा समझ में आ गया? शताब्दी वर्ष होगा तो किससे डिवाइड करना है? 400 से। अशताब्दी होगा तो किससे डिवाइड करना है? 4 से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सबको 4 से ही डिवाइड करें, लेकिन अगर वो शताब्दी वर्ष होंगे तो शुरू के 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए, और अगर वो अशताब्दी होंगे तो अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए। आप ऐसा कंसेप्ट भी नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, अगर यहाँ 00 और यहाँ भी 00, वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि शुरू के 2 डिजिट पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि 4 से डिवाइड करेगा नहीं करेगा, है ना? कंसेप्ट बिल्कुल वही है। या तो ऐसे याद कर लीजिए जो तरीका आपको यहाँ से बता दिया गया कि जिस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट में 00 हो उसको 400 से डिवाइड करिए, और जिस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट में 00 ना हो, उसके अलावा कुछ मर्जी हो, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या कैलेंडर का ये जो बेसिक अप्रोच अभी आपको सिखाया, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? यहाँ तो फंडा क्लियर? तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि अभी पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। एसएससी में आप देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, डीएसएसबी में देख लीजिए, केवीएस में देख लीजिए, कोई भी पेपर आप देख लीजिए, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके इसका क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। क्वेश्चन एक ऐसा आता है, विच वन इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आपको यह पता करना पड़ता है, और ऐसे ही यहां पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। चलिए भाई, मैं ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं, सभी लोग मुझे बताइए फटाफट क्रॉस चेक करके कि कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है और कौन सा ईयर जनरल ईयर है। ठीक है, लीजिए भाई, ऑप्शन आपके सामने हैं। अब सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस ईयर को आपको 4 से डिवाइड करना है और किस ईयर को आपको 400 से डिवाइड करना है। सबसे पहले आप ये कंसेप्ट क्लियर करिए। बताइए, पहला ऑप्शन है, बताइए पहला ऑप्शन किससे डिवाइड होना चाहिए? बोलिए, 400 से। क्यों? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 00 है। बताइए सेकंड वाला, ये डिवाइड होना चाहिए सर 4 से। अगर होगा डिविजिबल, इसका मतलब कि वो लीप ईयर होगा। इसको किससे डिवाइड करना है? सर इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है। चौथा बताइए, चौथा किससे डिवाइड होगा? लास्ट की 2 डिजिट 00, और अगर 00 है तो किससे डिविजिबल होगा? 400 से। अब आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। बताइए, 1800। क्यों? क्योंकि 1800 400 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। इसको देखिए, लास्ट की 2 डिजिट 64 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। इसको देखिए, लास्ट की 2 डिजिट 20 4 5 से 20 पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी लीप वर्ष है। चौथा देखिए, 2400 400 00 कैंसिल, 24 को 4 से डिवाइड किया 6 टाइम। बोलिए, तो इसका मतलब कि इस तरीके से अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन में जानबूझ के आपसे कुछ जो यहाँ पे ईयर्स दिए जाएंगे, उनमें से कुछ ईयर्स को क्या करता है? उनमें से कुछ ईयर्स को ये सेंचुरी वाला देगा और कुछ ईयर्स को नॉन सेंचुरी वाला देगा। कहानी समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन पे कमांड करने का बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा होगा, आपको याद आ गया कि सर प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था सिर्फ इस कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसमें जरूर सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, जानबूझ के एग्जामिनर हमारे साथ खेलता है, हमारे दिमाग के साथ। वो जानबूझ के क्या करेगा? सारा नॉन सेंचुरी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप यहाँ गलती करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब हमें गलती नहीं करना, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं एसडीएस के साथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है कि सेंचुरी ईयर्स होंगे तो किससे डिवाइड करना है? 400 से। बार बार मैं रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कंसेप्ट आपके दिमाग बिल्कुल बैठ जाए। इसको ये मत सोचिएगा कि सर एक ही कंसेप्ट को बार क्यों बोल रहे हैं। उसके बोलने का पीछे लॉजिक है। 4 बार मैं एक ही चीज को बोलूंगा तो दिमाग में आपके तुरंत बैठ चुका होगा। कहानी समझ में आ गई? तो चलिए, ये कंसेप्ट तो हो गया आपके बेसिक अप्रोच, जो भी मैंने आपको बेसिक समझाया उसके भी यहाँ पे बनने वाला क्वेश्चन। अब जरा ये देखते हैं कि कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 1। आइए भाई, अब जरा ये देखते हैं कि टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 2 या जितने टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर में पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसमें आता है टाइप नंबर 1, टू फाइंड
डे ऑफ द वीक, हिंदी में कहते हैं सप्ताह का दिन ज्ञात करना। ठीक है भाई, पहला क्या आता है, सप्ताह का दिन ज्ञात करना, और दूसरा क्या होता है, टू फाइंड डेट ऑब्लिक डेज इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमागत वर्षों में दिनांक या दिन ज्ञात करना। ठीक है, क्रमागत वर्षों में दिनांक या दिन ज्ञात करना। ये दो टाइप से क्वेश्चन आपके से पूछे जाते हैं। चलो पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला जो टाइप है, इस टाइप में कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें रैंडमली कोई भी एक आपको डेट दे दी जाएगी और आपसे कहेगा कि इस डेट पे कौन सा डे था या कौन सा डे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 16 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, या मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि 15 अगस्त 1596 को सप्ताह का कौन सा दिन था। रैंडमली कोई भी एक डेट को आपसे पूछा जाए कि उसको आप आसानी से बता पाएं कि इसमें कौन सा डे था या कौन सा डे होगा। इस दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा कि आज ये दिन है, हमसे कहेगा कि बताइए 62 दिन बाद या 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं कि इसमें सबसे पहले ये बोलेगा कि यदि 5 जनवरी 2014 को संडे था तो आप मुझे बताइए 5 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें ऐसे बनेगा। फिर इसमें और भी कैटेगरी आपको मिलेगी, और क्या कैटेगरी मिलेगी, हमसे सीधा सीधा ऐसे पूछेगा कि भैया बताओ कि यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले ये था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, शेड्यूलिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का फंडा इसको हम बोलते हैं टू फाइंड डे ऑफ द वीक, सप्ताह का दिन ज्ञात करना। ठीक है, चलिए सप्ताह का दिन ज्ञात करने के देखिए काफ़ी सारे तरीके हैं। आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कंसेप्चुअल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी, और क्वेश्चन जब जल्दी सॉल्व होता है तो कंसेप्ट से सॉल्व होता ही होता है, बट जल्दी सब अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूले पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और फार्मूला अगर एक बार मेरे दिमाग में बैठ गया तो उस कंडीशन में क्या करना है, दिमाग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैदिक मैथ्स अगर आपको थोड़ी बहुत आती है जिसमें कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, ओरल करते हैं, दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं, तो आसानी से आप 10 से 15 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं। रैंडमली किसी भी डेट पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस डेट पे कौन सा डे था या कौन सा डे होगा, सिर्फ आपको लगेगा कितने सेकंड, सिर्फ लगेगा 15 सेकंड। अगर थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो, दिमागी जो आपका कैलकुलेशन है अगर वो थोड़ा सा प्लस माइनस आसानी से कर पाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, हमने बात की है फार्मूले की। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है कि फार्मूला क्या है, पहले जरा वो देख लेते हैं। फार्मूला है भाई RD इज इक्वल टू LTDY प्लस लीप ईयर प्लस डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि फार्मूला छोटा सा होगा, है ना, और फार्मूला छोटा सा होगा उसके साथ आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 15 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। लेकिन 15 सेकंड का तो भाई ये लग नहीं रहा, क्योंकि फार्मूला ही इतना बड़ा है, लगभग पूरे बोर्ड पे लिख दिया गया है ना। देखिए फार्मूला सिर्फ देखने में बड़ा है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन सी चीज़, एक आपको ध्यान रखना है मंथ कोड, और एक आपको ध्यान रखना है शताब्दी वर्ष का कोड, किस शताब्दी का क्या कोड होगा। बस ये 2 वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी की सारी वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी वैल्यू क्वेश्चन में ही मुझे दे दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको हम क्या बोलते हैं, मंथ कोड, महीने का कोड, किस मंथ का क्या कोड होगा, सबसे पहले आपको ये चीज समझना है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। हम यहां पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उस टेबल में
पर्टिकुलरली हम पूरे 12 महीनों को इन्वॉल्व करेंगे और उन 12 मंथ्स का क्या कोड होगा उसको देखेंगे और उसको देख के हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक कॉलम मंथ का। अब ईयर की अगर बात की गई है तो ध्यान रखेंगे कि ईयर दो तरह के थे, एक जिसको हम बोलते हैं जनरल ईयर और दूसरे को हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, अब अगर मुझे कोई जनरल ईयर के सारे कोड को याद करा दे तो लीप ईयर का जो कोड होगा उसको याद करने मुझे सिर्फ और सिर्फ लगेगा कितना टाइम, सिर्फ और सिर्फ लगेगा 2 सेकंड का समय। ठीक है, तो कैसे 2 सेकंड का समय लगेगा उसको जरा समझते हैं, लेकिन उसके पहले इस टेबल को देखते हैं कि इस टेबल में जो ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये वैल्यूज़ कैसे लिखी गई हैं। ठीक है, अगर ये जनरल ईयर होगा तो इसका जो कोड होगा 1440225036146 होगा। ठीक है, अगर ये लीप ईयर होगा तो जनवरी के लिए आपको क्या करना है, जनरल में से कम करना है, फरवरी के लिए आपको जनरल में से कम करना है। बाकी के कोड को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसमें ऊपर लिखा हुआ है उसी को आपको नीचे भी लिख देना है ऊपर की तरह से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर यहाँ पे अगस्त का कोड 3 है तो यहाँ भी कोड कितना होगा, 3 ही होगा। यहाँ पे दिसंबर का कोड 6 है तो यहाँ भी कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, आइए अब ज़्यादा अगली वैल्यू देखते हैं। अब लास्ट वैल्यू क्या लिखी गई है, लास्ट वैल्यू लिखी गई है क्या, सेंचुरी ईयर का कोड। तो ये है आपको मंथ का कोड रखना है, जो भी महीने का कोड वहाँ दिया जाएगा, जो मंथ यूज़ किया जाएगा उसी मंथ के कोड को यहाँ पे लिख देना है। आइए ज़्यादा समझ लेते हैं कि शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा। तो देखिए, शताब्दी वर्ष के कोड के लिए आपको ध्यान रखना है बस एक छोटा सा फंडा कि अगर मैं आपको 400 सालों का याद करवा दूं तो आप इससे आसानी से किसी का भी कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूं सिर्फ 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं और 21वीं सदी, सिर्फ और सिर्फ इन 4 सदी का कोड मैं लिखवा रहा हूं और जिसका कोड है 3, 1, 6 और 5। अगर ये 18वीं शताब्दी होगी तो उसका कोड कितना होगा, 3 होगा। 19वीं शताब्दी होगी तो कोड कितना होगा, 1 होगा। 20वीं शताब्दी होगी तो कोड कितना होगा, 6 होगा। और 21वीं शताब्दी होगी तो कोड कितना होगा, 5 होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये तो 21वीं सदी तक का हो गया, लेकिन क्वेश्चन अगर हमसे पूछे 22वीं सदी या 23वीं सदी या 24वीं सदी का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमें क्या करना है, ये जो कोड है 3165 इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ऊपर की जो सेंचुरीज हैं बस वो सेंचुरीज आपस में बदलते जाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ 18 लिखा है, 19 लिखा है, 20, यहाँ 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22, यहाँ कितना हो जाएगा, 23, ये कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा, 25, 26, 27, 28। जितनी भी सेंचुरी आगे बोली जाए आसानी से आप उसको वहां पे नोट कर सकते हैं। अब अगला कंफ्यूजन है, सर अगर पीछे पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 21 था, यहाँ 20 था, यहाँ 19 था, यहाँ 18, 17 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ, 14 यहाँ, 13 यहाँ, 12 यहाँ, 11 यहाँ, 10 यहाँ। ठीक है, तो जो भी सेंचुरीज होगी बस सेंचुरी का आपको क्या करना है, सेंचुरीज बस आगे पीछे रिपीट करते जाएंगे। ये कोड जो होंगे ये कोड होंगे बिल्कुल आपके सेम। कहानी क्लियर हो गई? तो भैया ये हो गया मेरा सेंचुरी ईयर और इधर आपका हो गया मंथ कोड। अब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो अब आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंचुरी ईयर का कोड आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी सेंचुरी है, तभी आप उसके बिहाफ में सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यार ध्यान दीजिए भाई, से सपोज मैंने एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा 15 अप्रैल 1923। अब मंथ कोड तो हम अप्रैल के हिसाब से देख के लिख देंगे 0, चाहे वो जनरल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो। अब सेंचुरी ईयर की बात की गई, सेंचुरी ईयर कौन सी है, जरा ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ 1923, तो पहले जरा ये पता करिए कि ये शताब्दी कौन सी है, ये 19वीं शताब्दी है या 20वीं शताब्दी का क्वेश्चन है। तो देखिए कई सालों को इसमें कन्फ्यूजन आता है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1923, तो 1923 का मतलब 1900 + 23, तो 1900 का मतलब 19वीं सदी तो चली गई। कितने साल बच गए, 23 साल। ये जो 23 साल होंगे वो कौन सदी के होंगे,
अगली सदी के होंगे। अगली सदी का मतलब ये क्वेश्चन जो होगा आपका कौन सी सदी का होगा, बोलिए। ये क्वेश्चन होगा आपका 20वीं सदी का। कहानी समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए एक और एग्जांपल। मैंने बोला 1667, 1667। 1667 का मतलब शुरू की कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। कितनी है? 16। ये जो 16 डिजिट है ये उस 16वीं सदी के खत्म होने की बात बता रही है। आगे कितने साल एक्स्ट्रा जुड़ गए? 67 साल। अगर 1 साल भी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो क्वेश्चन पहुंच जाएगा अगली सदी का। इसका मतलब ये कौन सदी हुई? बताइए भाई, कौन सदी हुई है? 17वीं सदी। इसी को मैंने ऐसे करके लिखा था कि भैया 1600 है और कितने साल है? 67 साल है। तो 1600 का मतलब 16वीं सदी वैसे चली गई और जो 67 ईयर्स निकल गई ये पहुंचा दिया क्वेश्चन किसमें? 17th सेंचुरी में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि शुरू की जो 2 डिजिट है वो उस सेंचुरी के खत्म होने की बात बताता है और उसके बाद का जो ईयर आगे ऐड किया गया है वो उस नेक्स्ट सेंचुरी में कोड को पहुंचा देता है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन पहुंच जाएगा किस में पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा 20वीं सदी में। और 20वीं का कोड आपको देखना हो तो आप यहां से देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया 17वीं सदी, तो 17वीं का कोड क्या होगा बताइए? तो 21, 20, 19, 18, 17 फिर से कहां पे आ गया? 5 पे ही आ गया। तो किसी भी सेंचुरी का कोड कैसा भी हो वो आप आसानी से अभी बता सकते हैं कि क्वेश्चन में जो सेंचुरी यूज की गई है वो कौन सेंचुरी यूज की गई है। लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें डाउट फंस जाता है कि सर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1923 ना देके कुछ ऐसा बोल देता कि 1 जनवरी 2000। अब इसमें अगर कोई पूछे आपसे तो ये कौन से सदी का क्वेश्चन हुआ? तो ध्यान दीजिए यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 जनवरी 2000। तो शुरू की 2 डिजिट कितनी है? 20वीं है। इसका मतलब 20वीं सदी तो गई। अब आप कहें सर यहाँ पे तो एक भी नहीं लिखा हुआ तो क्वेश्चन तो 20वीं सदी का रहा। नहीं भाई, 20वीं सदी तो ओवर हो गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में हम कितने दिन मूव कर चुके हैं? 1 दिन मूव कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब अभी भी ये क्वेश्चन कौन सदी का है? 20वीं या 21वीं? ये क्वेश्चन हो गया आपका 21st सेंचुरी का। ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से क्या बताया? ध्यान दीजिए फिर से। मैंने बोला अगर जनवरी का 20वीं सदी जाने के बाद अगर 1 साल नहीं, अगर 1 दिन भी आ जाता है तो इसका मतलब कि वो क्वेश्चन किसमें पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा अगली सदी में। कहानी समझ पा रहे हैं? तो इस चीज में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कहते हैं सर अगर 2000 है या 20 या 2100 है तो कहते हैं सर तो 20वीं सदी। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि 20वीं के बाद शुरू की 2 डिजिट के बाद लास्ट की 2 डिजिट में अगर एक भी लिखा होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा 21वीं का। अरे भाई 1 साल नहीं, 1 साल मतलब 12 महीने हो गए। 12 महीने मतलब कि 365 या 366 दिन हो गए। 366 दिन जाने से पहले अगर मैं 1 जनवरी को भी अगर इन्वॉल्व कर लूं तो ये क्वेश्चन किस में पहुंच जाएगा? 21वीं सदी में। ये डाउट क्लियर हो गया? चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाता तो ये बताइए LTDY कितना होता? LTDY इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या लेना पड़ता? 00। LTDY क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा। LTDY होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। हिंदी में क्या कहते हैं? किसी भी वर्ष का अंतिम जो 2 अंक होगा उसी को आपको लिख देना है LTDY की जगह पे। बताइए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कितनी है? 00। तो 00 हो गया किसकी जगह पे? LTDY। अब बताइए यहाँ पे एक वैल्यू और लिखी गई है डेट। तो बताइए डेट क्वेश्चन में कितनी है? 1 लिखा हो, 20 लिखा हो, 25 लिखा हो, 31 लिखा हो, जितने भी लिखे होंगे वो सारे सारे उसी डेट को उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। अब इसमें एक वैल्यू और दी गई है भाई जिसमें क्या लिखा गया? लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है? जो भी आपको साल दिया जाए, तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी आपका साल दिया जाए उस साल में टोटल कितने लीप वर्ष होंगे उसी वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये बताइए जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1923 है ना, तो 1923 में कितने लीप ईयर्स होंगे मुझे ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? तो लीप ईयर पता करने के लिए क्या करना है कि जो LTDY की वैल्यू आपकी आएगी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि जो LTDY की वैल्यू आएगी उसी को हम क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं और 4 से भाग देने पे जितनी बार वैल्यू जाती है जो उसका भागफल होता है वही आपका लीप ईयर कहलाता है। जैसे ये बताइए इस क्वेश्चन के लिए LTDY कितना होगा? 23। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 23 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, वही आपके लीप ईयर की वैल्यू को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए आपको पता है कि लीप ईयर कितने में आता है? हर चौथे साल पे आता है। तो बताइए 23 वर्षों की बात करें तो पहले लीप ईयर कब आया होगा? 4 पे, फिर 8 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, फिर 20 पे। 24 पे नहीं आया क्योंकि हम कहां तक बात करें? सिर्फ 23 सालों की। तो इस 23 सालों में बताइए कितने लीप वर्ष आए? 5 लीप वर्ष।
अगर इसको हमें जल्दी सॉल्व करना हो तो सिंपली हम क्या करें, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे 4 5 20, रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, शेष से कोई मतलब नहीं, यहाँ जो वैल्यू है भागफल है जिसको हम इंग्लिश में क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट कितने हैं 5। क्या 5 ही लीप वर्ष थे? हाँ ठीक है। तो आसानी से जो आपका LTDY आएगा उतने LTDY में कितने लीप ईयर होंगे वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो शायद जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास आएगा डेट मुझे मिल जाएगी, LTDY लास्ट की 2 डिजिट देख लूंगा और उसको 4 से डिवाइड करके जो भागफल आएगा वही लिख दूंगा लीप ईयर की जगह पे। मंथ को टेबल से उठा के लिख दूंगा। सेंचुरी ईयर के लिए ये छोटी सी टेबल फॉलो करनी है, सारी वैल्यूज को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना। चलिए भाई फटाफट बिना टाइम लॉस किए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मुझे फाइंड आउट करना है 15 अगस्त 1947। मुझे पता करना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। डेट तो आपको पता है भाई, लेकिन दिन कौन सा था अगर ये पता करना हो तो चलिए फार्मूले के हिसाब चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूले में क्या लिखा गया था? LTDY। LTDY कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? बोले 47, है ना। अब दूसरी वैल्यू क्या लिखी गई थी? लीप ईयर। तो 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये पता करने की इसको किससे भाग देना है बताइए? 4 से भाग देना। तो कितनी बार वैल्यू जाएगी? 4 एकम 4, फिर उसके बाद 4 एकम 4, है ना। बोलिए 4 1 जा 4 और फिर उसका 4 1 जा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सर 47 LTDY में कितने लीप वर्ष होंगे? 11। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या लिखी गई थी? ध्यान दीजिए, डेट। ये बताइए डेट कितनी लिखी गई इसमें? 15। तो 15 को हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या है? मंथ कोड। मंथ कोड का मतलब महीने वाले कोड में आइए, कौन सा वैल्यू निकालना है बताइए? कौन सा महीना है? अगस्त। अगस्त होगा तो चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो जनरल ईयर हो, हमें क्या करना है? बस एक ही कोड देखना है। देखिए जुलाई के बाद अगस्त का कोड कितना लिखा हुआ है? 3। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया 3। नाउ कम्स टू सेंचुरी ईयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताइए 1947 कौन सेंचुरी है? तो 1947 में शुरू की 2 डिजिट कितनी है? 19। मतलब 19वीं सदी तो गई और जो एक आगे के साल दिए गए हैं वो इसको नेक्स्ट सेंचुरी में पहुंचा देते हैं। इसका मतलब कि 1947 है 20th सेंचुरी। और आप देख रहे हैं कि टेबल में 20th सेंचुरी के लिए कोड कितना लिखा हुआ है? 6, है ना। सबको ऐड किया और ऐड करके 7 से डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी लंबी। मैंने कहा था इसको हमें क्या करना है? पहले तो हमें सॉल्व करना है बेसिक अप्रोच से और फिर इसका सॉल्व करना है मेंटल कैलकुलेशन करना है, दिमाग से इसको करना है। कैसे? तो पहले अगर इसको बेसिक कैलकुलेशन करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 82 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से 82 को आपको भाग देना है। जो आपका शेष बचेगा वही आपके दिन का निर्धारण कर देगा। बताइए अगर 82 को हम 7 से डिवाइड करें तो 82 को 7 से डिवाइड करने पे जो शेष बचेगा आपको उससे मतलब है। आइए जरा देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बच गया? 5। तो ये जो शेष बचा हुआ है यही आपके दिन का निर्धारण करता है। कैसे? अब ये बताइए कि सभी लोग, अगर हमसे ये पूछा जाए कि सप्ताह का पहला दिन क्या था जब कैलेंडर बना था, तो सप्ताह का पहला दिन क्या था? कुछ लोग संडे कहते हैं, कुछ लोग मंडे कहते हैं। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए क्या कि कैलेंडर जिन्होंने दिया था इनको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन के क्या थे? ग्रेगोरियन ने ये बताया कि सप्ताह का जो पहला दिन है, अंग्रेज क्या कहते हैं? इंग्लिश मैन है भाई, तो अंग्रेज क्या कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं भैया कि हम वीकेंड मनाते हैं, है ना, वीकेंड। तो वीकेंड वो लोग किसके कहते हैं? वीकेंड वो लोग कहते हैं सैटरडे और संडे को, है ना। अगर सैटरडे या संडे वीकेंड है, इसका मतलब दिन की शुरुआत किससे हुई? सप्ताह की शुरुआत किससे हुई? मंडे से। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीपीओ के पेपर में, बोला गया था, एक बार रेलवे में भी आया हुआ था 2012 या 13 के पेपर में था। उसमें इन्होंने सीधा ये बोला था कि व्हाट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? सप्ताह का पहला दिन क्या था? तो सप्ताह का पहला दिन हमेशा ध्यान रखिए कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? मंडे। एक बात बताइए, अगर 1 आया तो मंडे, तो इसका 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 3 आया तो क्या हो जाएगा? वेंसडे। 4 आया तो क्या हो जाएगा? थर्सडे। 5 आया तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 6 आया तो क्या हो जाएगा? सैटरडे, है ना। अब 7 नहीं आ सकता क्योंकि डिवाइड आप कितने से कर रहे हैं? 7 से तो 0 आएगा, तो 0 का मतलब संडे। तो इसको आप याद रखिएगा कि पर्टिकुलरली जब भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के हिसाब से दिन क्या होगा,
तो जो आपका रिमाइंडर बचा, कितना रिमाइंडर बचा, 5। 5 का मतलब क्या लिखा हुआ है, फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को जिस डेट को देश आज़ाद हुआ था वो दिन कौन सा था, फ्राइडे का था। ठीक है, तो ये एक फंडा है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, फिर मैं आपको क्या करूँगा, 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आप इसको प्रैक्टिस करके जब आएंगे अगले लेक्चर में, फिर हम देखेंगे इसके आगे का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। मैंने एक डेट लिखी, डेट है आपकी, मैंने कहा कि 12 अगस्त 12 अगस्त 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 12 अगस्त 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसको आपको फाइंड आउट करना पड़े तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज तो हम देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसको बेसिक कैलकुलेशन करके फिर हम लोग देखेंगे उसका एक्स्ट्रा एडवांस तरीका कौन सा है जिससे आपकी कैलकुलेशन ओरल भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ देखते हैं। फार्मूले के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू किए। आर डी बराबर सबसे पहले वैल्यू क्या लिखी गई थी, एल टी डी वाई। ये बताइए वहाँ पे एल टी डी वाई कितना है, 88, लास्ट की 2 डिजिट। अब इसको जब हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ये पता करने के लिए कितने लीप वर्ड्स हैं। तो 88 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 22 आ गया। अब देखिए डेट कौन सी है, तो डेट है आपकी कितनी, 12 के बाद अगस्त है, तो अगस्त का कोड शायद अभी आपने निकाला हुआ, तो देखिए यहाँ पे मंथ कोड के हिसाब से कितना, 3। अब ये बताइए 1988 कौन सदी है, तो शुरू की 2 डिजिट थी 19, 19वीं सदी खत्म, अगली सदी, इसका मतलब क्वेश्चन हो गया 20th सेंचुरी का, और 20वीं कोड कितना था, 6 डिवाइडेड बाई 7। बोलिए, यही था फंडा, है ना। अब इसका हम टोटल करें बेसिक कैलकुलेशन से, इसका हम टोटल करें 131 डिवाइडेड बाई 7, और इसको अगर हम 131 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखें, 7 1 जा 7, बच गया 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आ गया, 5, और 5 रिमाइंडर आ गया तो कोड कितना हो गया, 5 के हिसाब से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 5 का मतलब फ्राइडे। इसका मतलब कि 12 अगस्त 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेशन। लेकिन अगर मुझे इसी को सॉल्व करना हो और जल्दी, तो और जल्दी हम कैसे सॉल्व करेंगे, और जल्दी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके लिए देखते हैं इसका एक्स्ट्रा एडवांस तरीका। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, हम एनी हाउ फाइंड आउट क्या करते हैं, रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, पहले जरा ये बताइए। हम लोग तो इसको सीधा बोल देते हैं कि शेषफल, बट यहाँ पे कैलेंडर में रिमाइंडर का मतलब होता है कि ऐसा दिन जो सप्ताह में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7 दिन का एक पैकेज। जो दिन आज है, अगर मैं बोलूं कि आज आपका पर्टिकुलरली संडे है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 7 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे सर उस दिन भी क्या होगा, संडे। क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन दोबारा से रिपीट कर जाता है जो दिन से के हिसाब से हम कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इसी रिमाइंडर को हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट कर लो भाई जो कि वीक में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो सकता, या इसी को हम ये भी बोल देते हैं ऑड डे, हिंदी में क्या कहते हैं, विषम दिन। ऐसा दिन जो सप्ताह में कन्वर्ट ना हो पाए, जो सप्ताह में सम्मिलित ना हो पाए, वो सप्ताह से अलग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर बोल सकते हैं। इसके हिसाब से उसी को हम एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, उसी को हम ऑड डे बोल सकते हैं। तो एनी हाउ यू हैव टू फाइंड आउट एक्स्ट्रा डे विच विल नॉट बी इन्वॉल्व इन वीक। ऐसा दिन एक्स्ट्रा जो कि पूरी तरह से उस वीक में ना इन्वॉल्व हो पाए, उस वीक से अलग होकर खड़ा हो, वही कहलाता है ऑड डे। तो हमें यही चीज पता करना है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं मेंटल कैलकुलेशन से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब मुझे यही पता करना है कि जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं उनमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पर्टिकुलरली 7 मतलब वीक में डिवाइड नहीं हो पा रही, वीक में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, वो एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसको हम 7 से डिवाइड करते चलेंगे। देखिए इसको हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 1 बच गया, 7 2 जा 14, अब कितना बच गया मेरे पास, 4 बच गया। अभी 4 दिन क्या है, वो एक्स्ट्रा है जो कि वीक में कन्वर्ट नहीं हो पाए। इस 4 को हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे इसके साथ,
22 के साथ। अब 22 के साथ अगर इस 4 को लेके जाए तो 4 और 22 ये कितना हो गया टोटल 26। अब 26 आया मेरे पास, तो 26 को फिर से हमने 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा कितना 21। फिर कितना बच गया भाई, बोलिए कितना बच गया, 5 बच गया। अब 5 को हम लेके जाएंगे किसके साथ, 12 के साथ। 12 और 5 कितना हो गया 17। अब 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 2 जा 14, कितना बच गया 3 बच गया। ये दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है। अब 3 बच गया, 3 और 3 ये टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अभी भी ये वीक में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। जैसे हम 6 को इस 6 के साथ जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 हुआ तो फिर से देखिए इसमें क्या हो गया, एक वीक से ज़्यादा हो गया। तुरंत हमने फिर से इसको 7 से डिवाइड किया या 7 इसमें निकाल दिया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बच गया, बोलिए रिमाइंडर अभी बच गया कितना 5, या 5 दिन आपके अभी भी एक्स्ट्रा बच गया। जैसे यहाँ हमने सबको ऐड किया था, 7 से डिवाइड किया था, 5 यहाँ बचा था। फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ मैंने किया क्या, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिंपली जो मैंने वैल्यू देखी कि जो वैल्यू 7 से बड़ी दिख रही है, जो वैल्यू 7 से बड़ी दिख रही है उसको क्या किया है, इंडिविजुअली हमने 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डे पता कर लिया, रिमाइंडर पता कर लिया। क्योंकि रिमाइंडर का मतलब वही होता है, एक्स्ट्रा डे का मतलब वही होता है, ऑड डे का मतलब भी वही होता है। तो इंडिविजुअली हम क्या करें, सबको 7 से डिवाइड करते जाएं, जो दिन एक्स्ट्रा बचे उसको हम इसके साथ नेक्स्ट वैल्यू के साथ क्या करें, कोलैबोरेट करें, ऐड करके फिर हम उसको देखेंगे। अगर वो 7 से ज़्यादा हो रही है तुरंत हम उसको क्या करें, फिर से 7 से डिवाइड करें, फिर आगे वैल्यू को इस तरह से कैरी करते हुए लास्ट में जो वैल्यू बचेगी आपकी वही बचेगी जो आप बेसिक तरीके से इसको ऐड करने के बाद निकालेंगे। कहानी समझ में आ गई। तो ये था भाई डे निकालने का एक तरीका जिसको हम आज समझे हैं, ठीक है। अब आपके पास 2-3 मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 15 जनवरी 1667, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 19 जुलाई 2306। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया 26 फरवरी 2060, ठीक है भाई। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आपके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी कहानी ये फंसती है कि सर टेबल अगर मेरे पास होगी तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन एग्जाम में तो टेबल मिलेगी नहीं। जब एग्जाम में टेबल नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या है, तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का काम कैसे होगा, हम तो टेबल देख के ही घबरा रहे हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी टेबल है, इसको कैसे याद करें। तो देखिए याद करने का फंडा बहुत आसान। हमें क्या करना है, इसको लिख लिया सबने, चलें अब हमें क्या करना है, हमें अब ये देखना है पर्टिकुलरली कि इसमें हम क्वेश्चन को कैसे याद, इस डेटा को याद कैसे करेंगे। तो देखिए आपको मंथ कोड याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी, बहुत ही माइनर तरीका है, छोटा सा तरीका। आपको अगर मैं जनरल का याद करा दूं तो लीप का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जनवरी में से कम करके लिखा हुआ है, फरवरी में से कम करके लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका कोड याद करने के लिए क्या करना है, आपको इसको 3 के पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला ग्रुप कितने का है 144 का, अगला ग्रुप कितने का है 025 का, अगला ग्रुप कितने का है 036 है, और लास्ट ग्रुप कितने का है 146 है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले याद करिए कि ये कितने का स्क्वायर है, बोलिए 12 का स्क्वायर है। अब 12 कैसे याद होगा, याद रखिए कैलेंडर में टोटल कितने मंथ होते हैं, बोलिए 12 मंथ्स होते हैं। तो सबसे पहले कितने का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। अब अगर ये 12 का स्क्वायर हो गया तो अगली वैल्यू एक आपको याद रखनी है 5 का स्क्वायर। ये कितने का है 6 का स्क्वायर। और अगर मैं 12 के स्क्वायर में अगर +2 कर दूं, 12 के स्क्वायर में अगर मैं +2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 146, ठीक है। अब ये ग्रुप अगर आपको याद हो गया तो अगला ग्रुप लीप ईयर वाला याद करना बहुत आसान। जनवरी में से कम 0, इसमें से कम 3, बाकी तो कोड बिल्कुल सेम है ना। तो 2-3 बार इसको इंप्लीमेंट करिए। सबसे पहले कितने का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 के बाद 5 का स्क्वायर, 5 के आगे 0 इसलिए लगा देंगे क्योंकि पर्टिकुलरली आपको याद रहे कि इसको 3 के ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 0 to 5, फिर उसका 5 का 6 का साथ है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और फिर 12 के स्क्वायर में +2 कर दीजिए तो अगले ग्रुप का लास्ट ग्रुप के तीनों पार्ट्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मंथ कोड को याद करने का तरीका। अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी कोड कैसे याद होगा ये बताइए। जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं, बोलिए 365,
है ना। अब जनरल ईयर में अगर 365 दिन है तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, अब कहानी बनाई अपनी तरफ से, तो मैंने क्या देखा कि 36 यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, बोलिए 65 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। 2 डिजिट को अगर हम देखें तो मिलकर ये स्क्वायर बना दे रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इनको स्क्वायर नहीं बनने दिया, बीच में एक बैरियर लगा दिया कि लो भैया हम तुम्हें स्क्वायर नहीं बनने देंगे। अगर हम तुम्हें स्क्वायर नहीं बनने देंगे तो 36 जो पहले स्क्वायर के फॉर्म में था अब स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। अब बताइए हम कौन सेंचुरी में जी रहे हैं, बोलिए 21st सेंचुरी में। तो यहाँ आप लिख दीजिए 21st। अगर ये 21st है तो ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 19 और ये कितना हो जाएगा 18। क्या करना है, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में जो 36 था वो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा था, 1 आ गया बीच में, तो 1 में हमने बैरियर लगा दिया, इसको स्क्वायर नहीं बनने दिया। हम हैं 21st सेंचुरी में, तो ये हो गया 20th सेंचुरी, ये हो गया 19 और ये हो गया 18। एनी हाउ किसी भी कहानी से कुछ भी करके अब आप इसको 1256 जो भी दिया गया है, 1256 के जो स्क्वायर थे उसके साथ जो इसमें +2 करके आपकी तरफ से कोई अगर कहानी बन पाए जिससे आपको जल्दी याद हो पाए तो आप उससे याद कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर जब 7 जो रिमाइंडर बच गया था उस 7 से ऐड करने के डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच गया था उससे मुझे दिन निकालना पड़े, वो कैसे याद करना है। तो सिंपल सा फंडा है, सप्ताह का पहला दिन क्या है, मंडे है। अगर सप्ताह का पहला दिन मंडे है तो इसका मतलब 1 बचेगा रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा मंडे, 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे। करते करते 6 के बाद आगे क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे 7 नहीं बच सकता, तो 0 बचेगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा संडे। तो ये एक फंडा था डे को फाइंड आउट करने का तरीका। जैसे से आप 10-20 क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेंगे आपकी कमांड इस पे आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जो तरीका मैंने सिखाया है थोड़ा सा यूनिक है, हो सकता है शुरू में भी आपको दिक्कत पड़े, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड विमेन बोथ परफेक्ट। ठीक है भैया, एक कोई नहीं परफेक्ट करेगी, सबको परफेक्ट करेगी। तो आप क्या करिए, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो अगली क्लास में क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन मतलब 1 लाइन का क्वेश्चन होगा और 1 ही लाइन का कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो उन सारी कहानी को भी हमें समझना है, लेकिन आज नहीं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये था भाई आपका आज का फंडा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी दिमाग से।